See, yesterday we have started with Unit 2 and Unit 2 is about Entrepreneurial Development Program. Short में we can say EDP. So yesterday I told you that why it is named as Development of Entrepreneur and what are the intentions of the government behind doing this program. We have learned the concept of EDP, Entrepreneurial Development, right? And we were discussing about the nature of ED. So 3 or 4 points we have discussed. I told you yesterday that ED, Entrepreneurial Development in short form, ED है इसकी, that it's an educational process. ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट एजुकेट करती है अबाउट एंटरप्रेन्योर एंड द डिफरेंट बिजनेसेस. तो ये गवर्नमेंट का टास्क है टू एजुकेट द पीपल. देन आई टोल्ड यू दैट इट्स अ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट. सिस्टमैटिक डेवलपमेंट मतलब स्टेप्स बाय स्टेप. ऐसा नहीं है कि आप तुरंत से कोई इंडस्ट्रीज लगा देंगे. तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट प्रॉपरली अनडेवलप्ड है, ठीक है, या कम डेवलप्ड है. वहाँ पर क्या नीड्स हैं, वहाँ पे क्या रिसोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर किस तरीके के स्किल्स के लेबर आपको मिल जाएगी. ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और फिर वहाँ पर बिजनेस की आप शुरुआत करेंगे. तो सिस्टमैटिक अप्रोच है ये बेसिकली, और स्टेप बाय स्टेप इसको आप फॉलो करेंगे. फिर ये टूल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यस्टरडे. किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अगर बढ़ती है वहां पर, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड ईडीपी इज रिगार्डेड एज अ टूल. इट्स अ, you can say, yardstick. It's an equipment to increase the number of industries in a particular area. तो टूल हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप ईडीपी प्रोग्राम चलाएंगे तो वहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी. फिर बात हुई थी बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन. ये प्रोग्राम ईडी के जो चलते हैं दे आर बेस्ड ऑन मोटिवेशन. ठीक है, कई बार इसको हम बात कर चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली मोटिवेट हो, आगे आए बिजनेस की फील्ड में, तभी किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट की आप बात कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली मोटिवेशन पे टिके हुए हैं. तो ये 4 पॉइंट कल डिस्कस हो गए. अब 5th पॉइंट देखिए, इसमें आगे बढ़ रहे, अडाप्टेड टू लोकल नीड्स. ठीक है, अडाप्टेड टू लोकल नीड्स. व्हाट डज इट मीन? हर क्षेत्र की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी अपनी नीड्स है. ठीक है, वहां पर क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वहां पर आसानी से किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए लेबर आपको मिल जाएगी, वर्कर्स आपको मिल जाएंगे, वहां से कौन सा मार्केट पास में है. ये सारी चीजें वहां के लोकल मार्केट की नीड्स को बताती हैं. जैसे अगर आप कोई लेदर इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं या शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हो, शू मैन्युफैक्चरिंग आप लगाना चाहते हो फैक्ट्री, तो शूज बनाने के लिए यू नीड लेदर. लेदर इज अवेलेबल इन द रीजन ऑफ आगरा, कानपुर. दे आर नोन एज द लेदर हब. All the leather made articles like shoes, purse, belts, ठीक है, and the other things, they are cheap in Agra and Kanpur. Why? Because they are being manufactured there. And to manufacture them, the raw material and the special skills needed to manufacture shoes, the labor class is available there in Agra and Kanpur. So if अगर आप चाहते हो कि मैं बरेली में शुरू कर दूं शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम, तो आप कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि रॉ मटेरियल आपको आगरा या कानपुर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि बरेली में कोई रॉ मटेरियल लेदर का नहीं मिलेगा. सेकंड थिंग, लेबर.
शूज के लिए बनाने के लिए जो आपको लेबर चाहिए वो भी बरेली में उस तरीके की लेबर आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। फिरोजाबाद इज नोन फॉर बैंगल्स बिकॉज all the bangles and glass articles are being made in फिरोजाबाद, राइट। तो वहां पर इजिली रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है और वहाँ लेबर भी अवेलेबल है। घर घर में कारखाने खुले हुए हैं ग्लास बनाने के, चूड़ियाँ और ये सारी चीजें बनाने के, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है। वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग वो वहां पर हब बन चुका है। ऐसे ही मुरादाबाद में अगर आप देखें तो पीतल नगरी कहते हैं उसे, पीतल का उद्योग, ठीक है। ब्रास पीतल के आर्टिकल्स, बर्तन, सजावटी सामान, ये सब मुरादाबाद में मिलता है। और वहां पर रॉ मटेरियल भी सप्लाई होता है, वहां आता है। और वहां पर स्किल्स भी जो चाहिए ये बर्तन वगैरह बनाने के लिए वो भी इजिली अवेलेबल है। ठीक है, ऐसी बरेली की रिक्वायरमेंट अलग है। तो कहने का नटशेल में ये मतलब है, हर शहर, हर एरिया की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपना एक नीड है। ठीक है, उसको समझने की जरूरत है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का व्यापार, किस तरीके की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि साउथ में, इंडिया में अगर हम बात करें तो साउथ में मसाले सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, मसाले साउथ में ही होते हैं, केरल की साइड। तो मसाले जितने भी फैक्ट्रीज हैं गरम मसाला बनाने की या कोई भी जो मसाले आते हैं कैच के, गोल्डी के, एवरेस्ट के, उनकी ज्यादातर जो फैक्ट्रीज लगी है वो गुजरात में और उधर साउथ की तरफ ही लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल चाहिए स्पाइसेस, दे आर अवेलेबल इन साउथ। ऐसी अगर जूट, जूट के अगर आप कोई डोर मैट्स या कोई चीज बना रहे हो तो वो आपको साउथ में ही, केरल और ये कन्याकुमारी की साइड, ये सारे जो कोस्टल एरिया है वहाँ आपको जूट की फैक्ट्रीज मिलेंगी, क्योंकि वहाँ जूट आसानी से मिल जाता है। तो ये चीजें हमें सोचने की है। तो बेसिकली ईडीपी का एक नेचर ये है कि वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया जाए। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके हिसाब से आप ईडीपी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? फिर बात आ रही है कैटलिस्ट फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्री। कैटलिस्ट फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्री। Have you heard the name catalyst before? Anyone? कैटलिस्ट, जो साइंस के बच्चे हैं शायद सुना हो कहीं। सर उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, यस, उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेसिकली? किसी केमिकल रिएक्शन को, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड, सर रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, यस। तो किसी केमिकल प्रोसेस की स्पीड को, अगर आप कोई रिएक्शन चेक कर रहे हो और केमिकल की जो स्पीड है रिएक्शन की और उसकी, उसको अगर आप चेक कर रहे हो तो दैट बिकम्स फास्ट इफ यू ऐड कैटलिस्ट इनटू इट। ठीक है, कैटलिस्ट को आप ऐड कर दो तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कैटलिस्ट फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्री। तो कैटलिस्ट कैसे काम कर रहा है? इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में, इंडस्ट्रीज के लगने की जो दर है उसको फास्ट कर देता है। भाई अगर किसी एरिया में प्रोसेस बहुत स्लो है कि कई सालों में वहां एक या दो ही इंडस्ट्रीज लगी है, या उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और हम चाहते हैं कि हो, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें इंडस्ट्री ज्यादा लगानी पड़ेंगी। तो इंडस्ट्री ज्यादा लगाने का जो प्रोसेस है अगर हम चाहते हैं कि वो वहां पर फास्ट हो जाए, यानी कि 15 साल में या 20 साल में जितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी वो अगर 5 साल में ही लग जाए तो जल्दी डेवलपमेंट हो जाए। तो 5 साल में लगाने के लिए हमें कैटलिस्ट ऐड करना है। तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या है? ईडीपी प्रोग्राम। यही ईडीपी की जो हम बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, ये वहां पर कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा। यानी कि अगर उस एरिया में आप ईडी प्रोग्राम चलाएं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएं, तो वहां पर आप पाएंगे कि कुछ ही सालों में वहां का डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा।
ठीक है, सो इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द डेवलपिंग इंडस्ट्री। क्लियर है ये पॉइंट? फिर बात आ रही है एम्फसिस ऑन ऑपरेशनल पार्ट। देखिए अभी हमने ये बात भी की थी, फर्स्ट पॉइंट देखिए आपने लिखा था एजुकेशनल प्रोसेस है। तो एजुकेट करना इज वन थिंग, कि आपने एजुकेट कर दिया, आपने बता दिया, लेकिन बता दिया सब कुछ नहीं है। जैसे आप किसी को अगर बता दें थ्योरेटिकली कि भाई आपको कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपको अगरबत्ती उद्योग खोलना है, या आपको डिटर्जेंट की फैक्ट्री लगानी है, सोप मैन्युफैक्चरिंग की, या आपको कपड़ा की मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट लगाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है छोटी, तो उसके बारे में अगर आपको बता दिया जाए, ठीक है, तो बता देना इज नॉट इनफ। खाली बताने से, थ्योरेटिकली बता देने से कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मशीनें चाहिए होंगी, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, थ्रेड ऐसे चाहिए होगा, और ऐसे काम होगा, ये बता के काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखिए ऑपरेशनल पार्ट, यानी कि ईडी में जो मेन एम्फसिस है, जो मेन फोकस है, वो किस पर है? ऑपरेशनल पार्ट करके दिखाना, या डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेशनल पार्ट पर फोकस है। तो ईडी में जो भी चीजें सिखाई जाती हैं, जो भी लोग ट्रेन किए जाते हैं, जो भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उन्हें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली उस चीज को करके भी दिखाया जाता है, या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, जैसे आप स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप वर्कर्स या लेबर्स की बात करते हैं, उनको तैयार करने की, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ ये बता देना किताबों में कि मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर ये ऐसे कैमरा फिट होगा, उसके ऊपर ऐसे स्पीकर लगेगा, बैटरी ऐसे लगेगी, ये इट विल नॉट सर्व द पर्पस। बच्चे ऐसे नहीं सीख सकते किसी मोबाइल को असेंबल करना। तो फिर क्या करें? तो उन्हें प्रैक्टिकली बताया जाता है, मदरबोर्ड लेकर उस पर कैसे माइक लगाया जाएगा, कैसे कैमरा फिट होगा, कहाँ बैटरी लगेगी, कहाँ स्क्रीन लगेगी, कैसे बॉडी को आप बंद करोगे। तो ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे या वहां पर होंगी, तो ये आप सीख पाएंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? ठीक है, सो ये एक बेसिकली आप कह सकते हो इट्स अ थिंग विच इज बेस्ड ऑन दी ऑपरेशनल। ठीक, फिर बात आ रही है फोकस ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपने किसी ने ये नाम सुना है पहले, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर? अगर हाँ तो बताइए कि इसका मतलब क्या है। एनीवन? इसमें बेटा जो पार्टिसिपेंट्स ऐड है, उसमें कुछ बच्चे केसीएमटी 2 कैंपस के ऐड हो गए, एमबीए के। मंजरी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Manjari, I'm sorry to tell you that this is the class of BBA ESBM. Your new timetable is in process, so I will let you know on your group. Okay, Manjari. Okay, sir. Okay, okay, sir. I was thinking it was international business management. When I Yes, sir. That's I right. failed to inform you people that timing is same, but this is the class of BBA. Okay, your MBA class will be held, and that information will be floated on your group also today itself. Okay, okay, sir. Okay, thank you, sir. Anyone has joined from KCMT 2 campus, please do inform them also. If anyone is there who is hearing my voice, please leave this meeting, because I found the number is increasing. So I was just checking. Okay, so leave this meeting. This is BBA class, not for the not for MBA.
ओके बच्चों, तो बैक विद द सेम टॉपिक, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स. फर्स्ट जनरेशन, yes, I was asking, do you know about that, what is first generation and what is second generation? What does it mean? Anyone? कोई जानता है इसके बारे में? फर्स्ट जनरेशन किसे कहेंगे? देखिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो है जो फर्स्ट टाइम खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब दे आर जंपिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दे आर नोन एज फर्स्ट जनरेशन. और जिन्हें सब कुछ पका पकाया मिल गया, बना बनाया मिल गया, ठीक है, वो है सेकंड जनरेशन. जैसे अगर हम बात करें अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ये कौन से जनरेशन में आएंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड. 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 और धीरू भाई अंबानी? फर्स्ट. सो फर्स्ट. ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है. तो धीरू भाई अंबानी, यस सर. धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस की नींव रखी, रिलायंस को शुरू करा, तो ही इज नोन एज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उससे पहले रिलायंस कंपनी नहीं थी. लेकिन अनिल और मुकेश को बहुत सी इंडस्ट्री चलती हुई मिली, उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. ठीक है, धीरू भाई अंबानी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके थे, तो वो दे आर नोन एज सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पर जो फोकस है, यहाँ पर जो फोकस है में, दैट इज ऑन फर्स्ट जनरेशन. Any disturbance is coming? किसी का अगर माइक अगर ऑन है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, या किसी का फोन आ रहा हो तो म्यूट कर लीजिएगा. ओके, सो ईडी में बेसिकली जो फोकस रहता है वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को बनाने का रहता है. यानी कि हम उन लोगों को क्रिएट करते हैं, उन बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं जो अभी तक नहीं बने, जो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट होंगे, फर्स्ट टाइम जो बिजनेस करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो दे आर बेसिकली द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. क्लियर है? सारे नेचर ऑफ ईडी, सारे पॉइंट क्लियर है? Yes. Is there any confusion in any point? You can ask. नो सर. ठीक है. Now we talk about the importance of ED. Why is it important? ED की बात कर ली हमने, नेचर समझ लिया, क्या प्रकृति है ED की, ठीक है. बट why it is important to talk about entrepreneurial development program, especially these days? ठीक है, when you are a growing economy, when India stands number 2 in terms of population, when India has a name all over the world in case of many businesses, India की बहुत सी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे जिनका नाम है, आदित्य बिरला, इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, दे आर बिग नेम्स. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर बीइंग नोन. So why we talk about the importance, why this thing is important, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहला है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए हमने थ्योरीज भी पढ़ी हैं. ठीक है, थ्योरीज में भी आपने पढ़ा था इकोनॉमिक फोर्सेस थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी there are so many factors which are responsible for the growth of the economy, and these factors are related with the the economic condition of that country. Basically ED जो है, entrepreneurship development, अगर वहाँ फास्ट होगा, यानी कि ज्यादा एंटरप्रेन्योर अगर बनेंगे, ज्यादा इंडस्ट्रीज अगर लगेंगी, तो क्या बेनिफिट होगा?
उस देश की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सुधर जाएगी। ठीक है। इंडिया और चाइना आज से 50 साल पहले एक ही जैसी कंडीशन थी दोनों देशों की। जितना बेरोजगारी, जो गरीबी हमारे यहाँ थी इंडिया में, वही सेम चाइना में थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 50 साल में चाइना काफी आगे निकल गया और इंडिया अभी भी डेवलपिंग ही है। ऐसा क्या हुआ? इंडिया अभी भी चाइना से काफी चीजों में काफी पीछे है। टेक्नोलॉजी में, व्यापार में, बिजनेस में बहुत पीछे है अभी कई जगह। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो चाइना का बहुत जल्दी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चाइना ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। मैन्युफैक्चरिंग हब, व्हाट डज इट मीन? कि फॉर एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना हैज द टेक्नोलॉजी। यू टॉक अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है चाइना में कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। बरेली छोड़िए, दिल्ली में मेट्रो, मेट्रो सब जानते हैं, देखिए सबने। अगर आपको 1 किलोमीटर लंबी मेट्रो, जनरली 1-1 किलोमीटर के स्टॉप है दिल्ली में, 1 किलोमीटर लंबी मेट्रो बनने में लगभग 1.5 या 2 साल लगते हैं दिल्ली में। जानते हैं सब? मेट्रो को तो सब ज्यादातर दिल्ली में घूमे ही होंगे। तो अगर आपको 1 किलोमीटर मेट्रो दिल्ली में बनानी है, लगभग 1.5 या 2 साल लगेंगे। चाइना में अगर आपको 1 किलोमीटर लंबी मेट्रो बनानी है, मात्र 3 दिन लगते, 3 days। आप सोच सकते हैं? इन जस्ट ओनली 3 days चाइना कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ मेट्रो। सब रेडीमेड है सारा कुछ। ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो पिलर्स लगाने से लेके, जो उसके ऊपर मेट्रो की जो लेयर बिछाते हैं, जो उसकी क्या कहना चाहिए, पटरियां वगैरह, सारी चीजें, और सब रेडीमेड आके लगती चली जाती है। आप वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे पढ़िए, हाउ द मेट्रो कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन इन चाइना, चेक कर लीजिएगा। बहुत क्षेत्रों में बहुत सी टेक्नोलॉजी है चाइना के पास। ठीक है, हमारे यहाँ हम सोच भी नहीं सकते ऐसी टेक्नोलॉजी। तो उससे हुआ क्या? चाइना के पास हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, हर एक रॉ मटेरियल का, हर एक वेस्ट। जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू पिक अ कॉल बिकॉज़ yes, so the economic development of China is very fast। बहुत बहुत फास्ट इसलिए हो गया बिकॉज everywhere you can find the entrepreneur, small factories, small manufacturing units are there everywhere in China। You talk about any product, electronics, ठीक है, क्रॉकरीज, वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना, सब चीजें, सब चीज। अभी दिवाली आ रही है, आप बहुत सी चीजें घर में इस्तेमाल करते हैं। आप कैंडल्स लेकर आते हैं, डेकोरेटिव, अच्छी अच्छी सुंदर कैंडल्स होती हैं, परफ्यूम वाली कैंडल्स होती हैं, बोन चाइना की चीजें आप इस्तेमाल करते हैं।
आपको अगर मैं बता दूं ना रियलिटी कि वो किस चीज से बनी है, भगवान जी के सामने आप रखते हैं उन कैंडल्स को, आप भूल जाएंगे रखना। किसी को अगर मालूम भी हो, जो जानवरों का जो फैट निकलता है, वहाँ कुत्ते बिल्ली सब चीजें काट के खा जाते हैं चाइना में, ठीक है, तो उन जानवरों का जो फैट अंदर से निकलता है, उस फैट को डिसॉल्व करके मशीनों से घोल कर, उसको पानी का घोल बना के उसको जमा देते हैं और वो कैंडल्स बना देते हैं उसकी। और वो कैंडल्स हम बड़े शौक से इंडिया में भगवान जी के आगे उसकी पूजा करते हैं। सोचिए आप जरा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि चाइना में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इससे क्या बन सकता है, और वो उस चीज से बना देते हैं। जो झाले चाइनीज आती थी, ठीक है, या आती भी हैं, अभी माल फिर आ गया है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, चाइना की सब चीजें चोरी छिपे फिर से आ ही रही हैं। तो जो झालरें आती हैं उनमें जो तार इस्तेमाल होता है, आप देखिए वो जो तार होता है वो 20 रुपए की झालर कैसे दे देते हैं, उसमें बल्ब भी है, तार भी लगा हुआ है। इंडिया में तो तार की कीमत ही 50 रुपए है कम से कम। तो वो तार बेसिकली क्या है, वो जो कूड़ा होता है, वेस्ट जो आप फेंक देते हैं, जूते चप्पल रबड़ ये चीजें जो कूड़े में फेंकी जाती हैं, ठीक है, उस कूड़े में से रबड़ का वो वायरिंग बनती है, और उसके अंदर कॉपर का तार नहीं है, उसके अंदर टंगस्टन लेड का सफेद तार होता है, पतला सा एक छोटा, मतलब बिल्कुल बारीक सा तार, वो एक ही साल के लिए चलेगा। वो जो तार है वो मालूम है किसका बनता है? जितने इलेक्ट्रॉनिक चीजें वेस्ट होती हैं हर साल, डिस्कार्ड होती हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन इंडिया में हमारा खराब हो गया, तो मोबाइल फोन आप फेंक देंगे, या टीवी है अब बिल्कुल टूट टाट गया है टीवी पुराना, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो आप क्या करोगे, कूड़े में डाल दोगे उसको। तो ऐसा लाखों टन सामान इलेक्ट्रॉनिक का हर साल जो खराब होता है चाइना में, उसको गलाकर उससे वो वायर बना देते हैं। कूड़ा है वो बिल्कुल, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का लोड भी नहीं ले सकती है, वो बस एक ही साल चलने के लिए बनती है वो झालर। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इंडिया में, हम सोचते ही नहीं है कि इससे क्या बन सकता है, और चाइना वाले उसको बना रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, 20-30 सालों से, इसीलिए उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो गई। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप ईडी बनाना चाहते हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आप क्या करिए कि वहां पर ईडी पे फोकस कीजिए, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। फिर बात आ रही है, ये अभी किसी ने कोई ऐड हुआ है, अश्मित ऐड हुए हैं, अश्मित हेलो, अश्मित ऐड हुए हैं अभी क्या? Yes, sir. Yes. अश्मित बेटा टाइम से क्यों नहीं आप ऐड होते हो 10 बजे? सर मैं बहुत टाइम से सर ट्राई कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। नहीं बहुत टाइम से नहीं, अभी पिछले 5 मिनट से आप ट्राई कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, मैं ऐड नहीं कर रहा था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वंस द क्लास इज स्टार्टेड आपको 10 मिनट मिलेंगे, जो कोई भी हो। 10 मिनट में अगर आप आ रहे हैं तो मैं ऐड करूंगा, और उसकी फिर शोर सिफारिश भी ना करें किसी बच्चे से कह के, ठीक है। अब ये क्लास खत्म होने वाली है 10 बजे की, अब इस समय 10:40 होने वाले हैं, 10:35 हो रहे हैं। दिस इज नॉट द टाइम टू ऐड एनीवन, आपको समझ में ही कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप कल से आओ तो कम एट 10 o'clock, 10 बजे आप रेडी रहिए, 10:05 तक आ जाइए, ऐड कर लेंगे, 10:10 तक कर लेंगे, उसके बाद ऐड नहीं होंगे। ओके, इसके बाद बात आ रही है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, रीजनल डेवलपमेंट वो भी बैलेंस्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा बच्चा? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट? देखिए, इफ यू फाइंड इन इंडिया, if you talk about India, and if you have visited different states, do you think that all these states in India are properly developed? No, sir. नहीं, they are not No. same, they are not same, okay? यूपी अगर आप बात करें, आप कह सकते हो ना प्रॉपर्ली पूरा डेवलप्ड है, ना ही अंडर डेवलप्ड में रख सकते हो,
लेकिन हाँ डेवलपिंग फेज चल रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ कुछ डेवलप्ड में है, अच्छे उसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप बात करें अगर गुजरात, प्रॉपरली सब डेवलप्ड है। कुछ सिटीज हैं जैसे बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई डेवलप्ड हैं, ठीक है। ऐसी आप बात करें दिल्ली, एनसीआर, तो यूपी के मुकाबले दिल्ली इज मोर डेवलप्ड। तो ये सब क्या है, कुछ क्षेत्र डेवलप्ड है, कुछ क्षेत्र अंडर डेवलप्ड है और कुछ बहुत ही पुअर है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी भी इनमें बहुत से ऐसे जिले, बहुत से ऐसे गांव क्षेत्र हैं जो बहुत ही पुअर कंडीशन में, जहां पीने तक का पानी साफ अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया ओवरऑल एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने, भारत एक उन्नत देश बने, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे क्षेत्रों को भी ढूंढना होगा जो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है और पहले उन्हें डेवलप करना होगा। क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, अब आप गुजरात की बात करें तो गुजरात ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ बहुत ही कम आपको चीज़ें मिलेंगी जिन्हें आप डेवलप कर पाए, वरना पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आ चुका है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप गुंजाइश नहीं है कि आप और कोई चीज़ डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है। तो आपको बजाय गुजरात के उन एरियाज पे फोकस करना है जो कम डेवलप्ड है, और जब आप उन क्षेत्रों को फोकस करोगे तो वहाँ पर अगर आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे, वहाँ पर अगर आप छोटे बड़े प्लांट लगाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करेंगे, तो आप कुछ सालों में पाएंगे कि वो क्षेत्र भी डेवलप हो जाएंगे। और जब धीरे धीरे ऐसे क्षेत्र डेवलप हो जाएंगे तब जाके पूरा इंडिया हम कह सकते हैं कि डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो आप तब तक बात नहीं कर सकते जब तक कि सारा इंडिया एक समानांतर रूप से डेवलप ना हो जाए। तो यही इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, के बजाय उन क्षेत्रों के जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, हमें उन क्षेत्रों पर फोकस करना है जो कम डेवलप्ड हैं या जो बहुत ही पुअर कंडीशन में है। और जब उन क्षेत्रों को हम डेवलप करेंगे, धीरे धीरे कुछ सालों में, 10 या 15 सालों में हम पाएंगे कि ओवरऑल इंडिया गेट्स डेवलप। थर्ड, एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है, एलिमिनेट्स पॉवर्टी, गरीबी को दूर करता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी दूर करता है, ठीक है। गरीबी कैसे दूर हो रही है, पहले गरीबी आप छोड़ दीजिए, पहले अनएम्प्लॉयमेंट समझ लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो जब नौकरियां नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रोजगार शुरू करो। जब रोजगार शुरू होगा, एम्प्लॉयमेंट लग जाएगा आपको, आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, आप तो बनेंगे ही, साथ में आप 10 लोगों को और रोजगार देंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे। तो पहले आपकी कोई इनकम नहीं थी, पहले आपकी कोई सैलरी नहीं थी, आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे थे, ठीक है। जब रोजगार लगा तो आपने अर्न करना शुरू करा, तो आपकी इनकम जनरेट हुई। तो जब इनकम जनरेट हुई तो आप गरीब थे पहले, पॉवर्टी की समस्या जो थी, गरीबी की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आप गरीब नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली गरीबी भी जुड़ी है अनएम्प्लॉयमेंट से। तो किसी घर में पहले एक सदस्य कमा रहा था, अब अगर मान लीजिए उसकी वाइफ भी कोई ऐसा उद्योग शुरू कर देती है, जैसे पापड़ उद्योग या मसाले का उद्योग या सिल्क की साड़ियों का उद्योग, सिल्क बनाने का, या कोई भी हॉर्टिकल्चर है, पॉलिटिकल्चर है, ये सारी चीज़ें अगर शुरू कर देते हैं तो 2 अर्निंग मेंबर हो गए। और वो अगर परिवार बिलो दी पॉवर्टी लाइन अगर जी रहा था, तो वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ के मिडिल क्लास तक पहुंच सकता है, अपर क्लास तक पहुंच सकता है, ठीक है। और उसके लिए हमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की
जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे उस क्षेत्र में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी कुछ समय